हाँ बच्चों, आज BA फोर्थ सेम आज हम लोग कॉलोनियल इकोनॉमी वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। कॉलोनियल इकोनॉमी अपना नेक्स्ट टॉपिक है और इसको हिंदी में कहते हैं औपनिवेशिक आर्थिक नीति। ब्रिटिश काल में जब ब्रिटेन यहाँ पर शासन करने शुरू में आया था, तो वो एक उपनिवेश के रूप में भारत को उसने प्राप्त किया था। तो जो एक उपनिवेश की पर्टिकुलर जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसके साथ ही वो कुछ समय तक जो है वो यहाँ पर रूल करता रहा। और एक उपनिवेश का मूल उद्देश्य होता है, औपनिवेशिक शासन का मूल उद्देश्य होता है कि जितना शोषण कर सके उतना शोषण जो है सामने वाले देश का किया जाए। तो इसी आधार पे आर्थिक नीति उन्होंने शुरू में अपनी तय की थी। हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। बेसिकली कॉलोनीज ऑलवेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द रूलिंग कंट्री, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स ऑलवेज टू द टॉप ऑफ द कंट्रीज़। जो उपनिवेश होते हैं वो हमेशा जो शासक मतलब जिसके वो उपनिवेश है उसके हित के लिए होते हैं, और आर्थिक मामलों में भी इन हितों को वो जो शासक देश है उनको ध्यान में रखते हैं। ब्रिटेन अडॉप्टेड सो मैनी पॉलिसीज एंड चेंज द सिस्टम ऑफ इंडियन बेसिक इकोनॉमी। देखिए, चेंजेस मुगल काल में भी हुए थे, सल्तनत काल में भी हुए थे अर्थनीति में, लेकिन यहाँ पर कभी उपनिवेशिक अर्थनीति नहीं थी। मतलब इसका सीधा सीधा फंडा आप ये समझ लीजिए कि अगर सल्तनत काल में भी इन्वेडर्स थे, वो लोग बाहर से आए थे, मुगल काल वाले भी इन्वेडर्स थे, बाहर से आए थे, और जब इन लोगों ने यहाँ शासन किया तो यहाँ के अर्थ को मिडिल ईस्ट जहाँ से लोग आए थे वहाँ ले जा करके सेटअप नहीं किया। जो औपनिवेशिक अर्थनीति होती है उसकी पहली शर्त यही होती है कि जो धन प्राप्त किया जाए वो वहाँ के लिए डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि आप जहाँ से आए हैं उपनिवेश बसाने के लिए वहाँ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो। तो सारा अर्थ जो था वो उनके देशों में वापस चला जाता है, और जो उपनिवेश बना हुआ देश होता है वो बहुत नुकसान में रहता है। ब्रिटेन चेंज्ड एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मैनी मोर पॉलिसीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर देयर ओन वेलफेयर। अपने लिए उन्होंने यहाँ की व्यापारिक नीति, यहाँ का कृषि, यहाँ के उद्योग सब कुछ परिवर्तित कर दिए। Initially, villages were independent, but due to their land revenue policies, farmers started taking debt, and very soon land sold and by because of these policies। देखिए बच्चों, आप लोगों ने अभी कल हमने जो लेक्चर देखा था उसमें ये चीज़ देखी थी कि कैसे रेवेन्यू सिस्टम से जो है ज़मीनें जो आज तक कभी नहीं हुआ था खरीदी और बेची जाने लग गई। तो ये जो सबसे बड़ा चेंज है कि अब ऑनर कौन है, पहले फार्मर ऑनर होता था, अब लैंडलॉर्ड ऑनर होने लग गया। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, कैश क्रॉप आ रही है, एग्रीकल्चर में दूसरी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ये सब इसी कॉलोनियल पॉलिसी के तहत था। New industrial policies also finished small cottage industry and artisans and other people unemployed and they became labor। आप अभी इंडस्ट्रियल जब पॉलिसी पढ़ेंगे उस पर और डिटेल में देखेंगे कि पहले जो हमारे छोटे छोटे उद्योग गाँव के स्तर पर होते थे या शिल्पी लोग होते थे, वो अपने चीज़ों को बनाया और बेचा करते थे। अब उनकी चूँकि डिमांड ही ख़त्म हो गई तो वो लोग लेबर्स बन के रह गए। टिल द 19th century ट्रेडिशनल India were continued Indian were continued in India, but after that these declined very fast। Just a minute। हाँ, टिल द 19th century ट्रेडिशन एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्री था टिल द 19वीं सदी के अंत तक। जो पूरा पारंपरिक उद्योग थे वो चलते रहे, लेकिन उसके बाद ये डिक्लाइन होने लगे क्योंकि डिमांड खत्म हो गई। बिकॉज द डिमांड ऑफ द ट्रेडिशनल गुड्स बिकम वीकर ड्यू टू द एंड ऑफ द किंगशिप हु वर द बायर ऑफ दीज गुड्स। जो छोटे छोटे शिल्पी वगैरह थे उनके बायर तो जो देसी राजे थे, अब चूंकि देसी राजे ही अंग्रेजों के अधीन हो गए तो वो कहाँ से खरीदेंगे। उनकी डिमांड ख़त्म हो गई और डिमांड ना होने से उनके शिल्प भी ख़त्म हो गए। एंड द एक्सपोर्ट गुड आइटम्स वर सम some other things which are in demand in Europe, cotton, silk, cloths, stone carving etc। अब उन चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ा जिसकी डिमांड यूरोप में थी, और ऐसी चीज़ों में थे कपड़े जो कॉटन के भी थे, सिल्क के भी थे, इसी तरीके की स्टोन के ऊपर हुई कार्विंग। अब उन लोगों की डिमांड के हिसाब से चीज़ें यहाँ बनने लग गई। हालांकि फ़ायदा कुछ भी बहुत ज़्यादा शिल्पियों को नहीं हो रहा है। द डिमांड ऑफ इंडिया increased in a very high level, so that the other industry in England got heavy loss। जो यहाँ के क्लॉथ थे स्पेशली उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, इतना फाइन क्लॉथ था कि जो है वहाँ के जो ओरिजिनल क्लॉथ्स थे वो बहुत नुकसान में जाने लग गए इंडस्ट्री। ब्रिटेन स्टॉप्ड इम्पोर्टिंग गुड्स विच अफेक्टेड इंडियन इंडस्ट्री।
जितनी भी चीज़ों का डिमांड, स्पेशली मैं फिर वही कहूँ, कॉटन क्लॉथ्स जो डिमांड में थे वो वहाँ मंगाए जाने बंद किए जाने लग गए भारत से, क्योंकि इससे क्या हुआ, भारत के इंडस्ट्री को तो नुकसान हुआ ही सही, वहाँ पर जो था वहाँ के लोग वहाँ की चीज़ें नहीं खरीद रहे थे, तो उन्होंने उसको ख़रीदना शुरू किया। बट वेरी फास्ट मशीन मेड चीज, अब क्या हुआ, अभी तक तो वहाँ पे मशीन मेड क्लॉथ हो नहीं रहा, अब देखिए मशीन्स आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। सो वेरी फास्ट मशीन मेड चीप यूरोपियन गारमेंट्स केम इन इंडिया विच आर चीपर, एंड इंडियन क्लॉथ दीज थिंग्स डिक्रीजेज द इंडियन प्रॉफिट। देखिए अब डबल डबल काम हो रहा है क्या, एक तो जो क्लॉथ इंडिया का वहाँ पर डिमांड में था पहले उसको बंद किया, फिर मशीनों की खोज हो गई, तो मशीनों की खोज अभी इंडिया में तो हुई नहीं है, वहाँ पर ही हुई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो जो क्लॉथ बन रहे थे उनको वहाँ पर फ़ायदा होने लगा। अब जो भारत के कपड़े थे वो यहाँ वहाँ तो बिकने बंद हुए ही से, यहाँ पर भी सस्ते कपड़े मशीन के बने हुए और सुंदर दिखने वाले यहाँ आने लग गए, तो यहाँ का भी जो इंडियन मार्केट इंडियंस के लिए था वो ख़त्म हो गया। आफ्टर 1858 वाइसरॉय डिक्लेयर्ड and promised Indian people for better policies, but very soon it was proved that there is no result. 1857 में आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद में 1858 में एक चार्टर एक्ट आया था विक्टोरिया का, और उसके साथ ही ये प्रोमिस किए गए थे कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ इंडस्ट्रीज़ की और बाकी चीज़ों की, इकोनॉमी की आएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एग्रेरियन पॉलिसीज़ वर not according to the farmers requirement and they are exploited as well। जो कृषि नीतियाँ थी वो भारतीय किसानों के हित के लिए नहीं थी और उनका शोषण जारी रहा। डेप्ट, फेमाइन एंड एक्सप्लॉयटेशन फिनिश्ड इंडियन फार्मर्स। कर्जा, अकाल और शोषण, इन तीनों ने मिल करके भारतीय किसानों को तबाह कर दिया। इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज आल्सो फॉर द बेनिफिट फॉर द ब्रिटिशर्स ओनली। जो औद्योगिकरण था वो केवल अंग्रेज़ों के हित के लिए था। दे आर यूजिंग इंडिया फॉर ओनली फॉर द रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड अदर फैसिलिटीज़ एंड ऑल्सो मार्केट फॉर द फिनिश गुड। जो चीज़ों से भारत का इस्तेमाल हो रहा था, इंडिया का रॉ मटेरियल भी, जैसे कॉटन है तो कॉटन भी इंडिया में मिल रहा है, रॉ मटेरियल, चीप लेबर, यहाँ के लोगों को कम मजदूरी में काम कर रहे हैं, और बाकी भी फैसिलिटीज़, पानी, बिजली जो भी मिल रहा है वो सब मिल रहा है। एंड ओवरऑल जो मार्केट है जिसके लिए इंग्लैंड भेज रहे थे वो भी अब यहाँ पर क्रिएट होने लगा, बिकॉज क्लॉथ्स वर चीप टू विच आर इन हाई डिमांड। जैसे ही सस्ता कपड़ा आया वैसे भारतीयों में इसकी डिमांड बढ़ने लग गई। बाई दिस वे इंडियाज वेल्थ डिक्लाइन ड्रेन टूवर्ड्स द इंग्लैंड, दैट इज़ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसमें कि भारत की जो वेल्थ थी वो इंग्लैंड के लिए की तरफ ड्रेन होने लग गई, प्रवाहित होने लग गई। मतलब भारत का कच्चा माल, भारत का सस्ता लेबर, भारत की मशीनें, भारत के संसाधन, और मार्केट भी भारत का, और पैसा किधर गया, इंग्लैंड में। सो दिस इज द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर when demand was increased for the war goods, then Indian industry were used for the war goods and like cloths, belts and soldiers and other things। जो भी चीज़ें यौद्धिक चीज़ें होती हैं उनका डिमांड बढ़ने लग गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, और अब उन चीज़ों का यहाँ पर भारत में प्रोडक्शन चालू हो गया। इन द 20th सेंचुरी when trade is increased in the profit by this drain towards England, और जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया ड्रेनिंग टूवर्ड्स इंग्लैंड बढ़ता चला गया। इंडिया गॉट नथिंग अदर देन लिटिल एडवांटेज और टू नो द टेक्नोलॉजी। सबसे जो भारत को था आर्थिक फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, केवल ये हुआ कि टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे वो लोग परिचित होना शुरू हो गए। बिग अमाउंट ऑफ रेवेन्यू सेंड टू द इंग्लैंड, बहुत बड़ा हिस्सा जो रेवेन्यू का था वो भी इंग्लैंड जा रहा था। ऑल द expenses reeling on India were paid by Indian resources। जो भी एक्सपेंसेस थे जो भारत में यूज़ किए जा रहे थे वो सब इंडिया के ही रिसोर्सेज से ही हो रहे थे। व्हेन ऑफिसर्स रिटायर्ड द पेंशन ऑल्सो गिवन बाय द प्रोवाइडेड बाय द इंडिया, रिटायर होने के बाद भी यहाँ से ही उनकी पेंशन दी जाती थी। मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स व्हेन गो बैक टू द स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस एंड इंडस्ट्री बाय द इंडियन वेल्थ दिस विच दे गेन अर्लियर। भारत में रह के वो इतने अमीर हो जाया करते थे कि 5-4 साल नौकरी करके लैंडलॉर्ड जैसे हो जाते थे, इंग्लैंड में इतना पैसा कमाते थे क्योंकि जो सैलरी मिलती थी उसके अंदर वो बहुत सारे दूसरे भी बिजनेस करके पैसा कमा लेते थे और वहाँ जाकर ज़मीनें खरीद के लैंडलॉर्ड हो जाते थे या इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते थे। इंडिया वॉज नॉट डेवलप ऑफ अंडर ब्रिटिश रूल, वेदर द सोर्सेज वर यूज बाय द ब्रिटिशर्स इन अ लार्ज स्केल।
और जो इंडिया था वो बिल्कुल भी इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पा रहा था और लगातार उसका शोषण बनता चला जा रहा था। द पीपल बिकेम पुअर एंड ब्रिटिश बिकेम रिचर बाय देयर पॉलिसीज़। तो औपनिवेशिक नीति का यही गुण होता है कि उपनिवेश डेवलप ना होने पाए, आप डेवलप हों। हालांकि जब उपनिवेश बसाए जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हम इन लोगों को सभ्य कर रहे हैं, सिविलाइज्ड कर रहे हैं, हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम एजुकेट कर रहे हैं। ये सारी बातें कह करके ही अपनी बातों को करा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक और इन सब का अल्टीमेट जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हाउ वी कैन गेन मोर प्रॉफिट फ्रॉम द उपनिवेश और कॉलोनीज। वहाँ से हमको कितना अधिक फ़ायदा मिल सकता है बिना उनको फ़ायदा दिए, कितना कम फ़ायदे में हम काम निकाल सकते हैं, ये औपनिवेशिक अर्थनीति का विशेष उद्देश्य होता है, जो कि हम भारत के विशेष संदर्भ में इसमें देखे हैं। बच्चों अगले उसमें जब हम लोग फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, इसकी वित्त नीति पढ़ेंगे कंपनी की, तब हम और स्पष्ट रूप से इस बात को समझ पाएंगे। तो आज हम हमारे लिए केवल कॉलोनियल इसकी इकोनॉमी है, इसके लिए ये मैटर सफिशिएंट है।